नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा चारों वेदों को। तो अब हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस वंश का किस क्षेत्र में या किस राज्य में शासन था। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, जिसके माध्यम से उसने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड सिद्धांत से। तो है अग्निकुंड सिद्धांत। किसमें है ये? पृथ्वीराज रासो और रचना है चंद्रबरदाई। इसके माध्यम से यह बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति हवन कुंड से हुई है। इसके माध्यम से यह बताया गया है कि माउंट आबू यानी कि आबू पर्वत, जिसे वर्तमान में माउंट आबू के नाम से जानते हैं, तो उस माउंट आबू पर एक यज्ञ होता है और उस यज्ञ के हवन कुंड से राजपूतों की 4 जातियां उत्पन्न होती हैं। और वो 4 जातियां कौन सी हैं? तो 4 जातियां हैं गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यानी कि हवन कुंड से राजपूतों की ये 4 जातियां उत्पन्न होती हैं चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार। हालांकि ज्यादातर विद्वानों ने इसे कोरी कल्पना माना है और कहा है कि हवन कुंड की अग्नि से कोई भी जीव, कोई भी जाति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इन 4 जातियों में एक जाति थी गुर्जर प्रतिहार वंश। स्मिथ और हेनस्वांग इनकी उत्पत्ति बताते हैं गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से। और कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जो मूल स्थान था वो था अवंती। अब पढ़ेंगे इनके संस्थापक, इनकी वंशावली और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इस वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है, संस्थापक है हरिश्चंद्र। और यह कहा जाता है कि इसकी 2 रानियां थी, एक ब्राह्मण रानी और एक क्षत्रिय रानी। ब्राह्मण रानी से उत्पन्न पुत्रों ने मालवा पर शासन किया और क्षत्रिय रानी से उत्पन्न पुत्रों ने जोधपुर में शासन किया। तो इनकी 2 रानी हैं ब्राह्मण रानी और क्षत्रिय रानी। इनका जो शासन रहता है जोधपुर और इनका रहता है मालवा। ठीक है, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है नागवट प्रथम को। तो अगर प्रश्न आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है? नागवट प्रथम। और इसका शासनकाल रहता है 730 से 756 तक। ठीक, ग्वालियर अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि नागवट प्रथम ने अरबों को सिंध के इस पार आने से रोक दिया था और इसको पराजित किया था राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग ने। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने पराजित किया। किसे किया? तो नागवट प्रथम को पराजित किया राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने।
नागभट्ट प्रथम की मृत्यु के बाद इसके दो भतीजे ककुल और देवराज ने 3 वर्षों तक शासन किया। ककुल और देवराज, ठीक है। ककुल और देवराज के शासनकाल के बाद देवराज का पुत्र वत्सराज गद्दी पर बैठता है। तो पहला शासक है नागभट्ट प्रथम और दूसरा शासक है इसका वत्सराज, 795 तक शासन के लिए। लेकिन नागभट्ट के भतीजे देवराज का पुत्र है वत्सराज, उसने शासन किया 783 से लेकर 795 तक। कन्नौज के स्वामित्व को लेकर जो त्रिपक्षीय युद्ध होता है वो होता है वत्सराज के समय में, और उस युद्ध की शुरुआत जो की थी, उस युद्ध की जो पहल की थी वो की थी वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की पहल की थी इसने। तो उस समय कन्नौज में शासन कर रहा था राजा इंद्रायुध। तो वत्सराज ने इंद्रायुध को पराजित किया और कन्नौज को जीत लिया, और बंगाल की तरफ से बंगाल का पाल राजा धर्मपाल भी कन्नौज पर शासन करने के लिए आ गया। अब होता है युद्ध वत्सराज का और पाल राजा धर्मपाल का युद्ध, जिसमें धर्मपाल हार जाता है और वत्सराज जीत जाता है, ठीक है। और इधर से शासन आता है वत्सराज का, और बंगाल से आता है धर्मपाल, ठीक है। और दक्षिण से आता है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, ठीक है। वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया। अब धर्मपाल भी आ जाता है कन्नौज को जीतने के लिए। अब युद्ध होता है वत्सराज में और धर्मपाल में, जिसमें धर्मपाल हार जाता है और वत्सराज जीत जाता है। इधर से दक्षिण से भी एक आता है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। अब होता है युद्ध ध्रुव और वत्सराज में, जिसमें वत्सराज हार जाता है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जीत जाता है। कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस राजा ने सबसे पहले सम्राट की उपाधि धारण की थी, तो वो है वत्सराज, ठीक है। तो उसमें लिखते हैं सम्राट की उपाधि। अब अगला है शासक नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट कौन है? तो नागभट्ट है वत्सराज का पुत्र, ठीक है। वत्सराज का उत्तराधिकारी है नागभट्ट द्वितीय। शासन किया इसने 795 से लेकर 833 तक, ठीक है। हमने पढ़ा कि कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। शुरुआत की वत्सराज ने, उसने इंद्रायुध को पराजित किया। उसके बाद पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया, ठीक है। यानी कि ध्रुव को पराजित न कर सका, उससे हार जाता है वत्सराज। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव वापस चला जाता है, अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है चक्रायुध को। तो अब कौन है कन्नौज में? चक्रायुध, ठीक है, कन्नौज में। फिर से नागभट्ट आता है, नागभट्ट, और इधर से आता है धर्मपाल। नागभट्ट ने चक्रायुध को पराजित किया और धर्मपाल को भी पराजित किया। मुंगेर में धर्मपाल को पराजित किया नागभट्ट द्वितीय ने। अब इधर से आता है राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय पराजित करता है नागभट्ट को। धर्मपाल ने
चक्रायुध को पराजित किया, नागभट्ट ने धर्मपाल को पराजित किया और गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को पराजित किया। और ऐसा कहा जाता है कि नागभट्ट ने धर्मपाल को पराजित किया, तो धर्मपाल ने नागभट्ट को पराजित करने के लिए राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया। एग्जाम के हिसाब से इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की और महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की। चंद्रप्रभास की प्रभावक चरित्र पुस्तक का नाम क्या है? प्रभावक चरित्र, और उसका राइटर है चंद्रप्रभास। इसमें कहा गया है कि गंगा नदी में जल समाधि लेकर नागभट्ट द्वितीय ने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन रहा है इसका? तो उत्तराधिकारी रहा है रामभद्र। ठीक है, 3 साल इसने शासन किया, 33 से लेकर 36 तक। रामभद्र को पराजित किया गया पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, इस वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज, और इसका शासन रहता है 836 से लेकर 889 तक। तो मिहिर भोज किसका पुत्र है? तो वो है रामभद्र का। 836 में रामभद्र की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है मिहिर भोज। तो सबसे पहले उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जो कि अगले 100 वर्षों तक राजधानी रहा गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज। जैसे ही उसने बंगाल की ओर बढ़ा तो उसको हरा दिया धर्मपाल ने। मिहिर भोज का और पाल शासक धर्मपाल का युद्ध होता है, जिस युद्ध में मिहिर भोज धर्मपाल से हार जाता है। तो मिहिर भोज किससे हारता है? पाल शासक धर्मपाल से और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से, यानी कि दोनों से हारता है मिहिर भोज। लेकिन कुछ समय बाद पाल शासक देवपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नारायणपाल गद्दी पर बैठता है, तो मिहिर भोज नारायणपाल को हरा देता है। तीसरा युद्ध होता है कलचुरी शासक कोकर्ण से, कोकर्ण भी मिहिर भोज को हरा देता है, यानी कि तीनों शासक मिहिर भोज को हरा देते हैं। और मिहिर भोज के शासनकाल में आता है अरब यात्री सुलेमान। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज का नाम है मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज। दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज का नाम है प्रभास। ठीक है, और एक है ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख, चतुर्भुज अभिलेख। इसमें नाम है आदिवराह। और मिहिर भोज ने चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसका कि नाम था द्रंब। चांदी का सिक्का चलाया इसने, चांदी का सिक्का चलाया, नाम था द्रम्म। मिहिर भोज के बाद आता है महेंद्रपाल। शासनकाल रहता है इसका 890 से लेकर, महेंद्रपाल का शासनकाल है वो है 890 से लेकर 910 तक। ठीक है, लगभग 20 साल शासनकाल रहता है महेंद्रपाल का। मगध से लेकर और उत्तरी बंगाल तक। ठीक है, और इसका जो गुरु था वो था राजशेखर। गुरु कौन है? राजशेखर, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। यानी कि इसकी कृतियां हैं वो है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास और बाल रामायण। ठीक है, तो ये है कवि राजशेखर की कृतियां, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और हरविलास। और ये गुरु है राजा महेंद्रपाल का।
कश्मीर के शासक शंकर वर्मन ने पराजित किया। तो कश्मीर के शासक शंकर वर्मन ने पराजित किया महेंद्रपाल को। गुरु कौन है? राजशेखर है। राजशेखर की चारों कृतियां हैं और इसका पुत्र का नाम है भोज द्वितीय। और इसके बाद भी आता है महिपाल। शासनकाल रहता है इसका 914 से लेकर 944 तक। ठीक है। इसके शासनकाल में आता है बगदाद यात्री अल मसूदी। ठीक है। और इनके बाद आता है अगला शासक राज्यपाल। और राज्यपाल के शासनकाल में जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो पूरी तरह सिमट जाता है। 1018 में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। ठीक है। कब होता है? 1018 में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है राज्यपाल के शासनकाल में, जिसमें राज्यपाल भाग जाता है कन्नौज को छोड़कर। इस राज्यपाल की कायराना हरकत को देखते हुए चंदेल शासक गंगदेव ने इसकी हत्या कर दी और उसकी जगह पर, यानी कि राज्यपाल की जगह पर, इसके पुत्र त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठाया। किसे बिठाया? त्रिलोचन पाल। ठीक है। और इस वंश का जो अंतिम शासक वो था यशपाल। ठीक है। लगभग 1036 तक रहा है वो। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था हरिश्चंद्र। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो है नागभट्ट प्रथम। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।